ओके, तो कंसेप्ट है अकाउंटिंग ऑफ डी मर्जर। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल डी मर्जर क्या है ये थोड़ा समझते हैं। एग्जांपल ऑफ डी मर्जर, बिजनेस के मर्जर्स एंड इक्वेशन में हमने एक सम सॉल्व किया था, फॉर्चून फार्मा फॉर्चून इंडिया वाला। ठीक है, तो वहाँ पे डी मर्जर था। यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि डी मर्जर कैसे काम करता है। वही एग्जांपल रिपीट करता हूँ जो मैंने वहाँ पे बताया था कि सपोज कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड। ये एक्स लिमिटेड के दो डिविजन है, डिवीजन पी प्लस सपोज डिवीजन क्यू। ठीक है, ये दो डिवीजन से एक्स लिमिटेड बना है। और डिवीजन इन द सेंस ये प्रोडक्ट रह सकता है, या दो अलग अलग फैक्ट्रीज रह सकते हैं, या फिर दो अलग अलग बिजनेसेस रह सकते हैं। तो कुछ डिविजन्स है। ठीक है, जैसे अगर सैमसंग जैसे कंपनी का एग्जांपल लिया तो उसका मोबाइल एक डिवीजन आएगा, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे एलईडी एलसीडी फ्रिज टीवी वगैरह, तो ये सब का तो मैं एक अलग डिवीजन बना सकते हैं। तो या तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स रहेगा, या तो अलग अलग फैक्ट्रीज रहेगा। कुछ तो ऐसा है कि जहाँ पे दोनों डिवीजन का असेट्स एंड लायबिलिटीज सेपरेट है। ठीक है, दोनों डिवीजन का बिजनेस है सेपरेट है। इवन दोनों का मैनेजमेंट भी सेपरेट रह सकता है, कि जैसे डिवीजन पी का खुद का एक मैनेजमेंट है, डिवीजन क्यू का खुद का एक मैनेजमेंट है, एंड बोथ मैनेजमेंट विल वर्क अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक कॉमन मैनेजमेंट रहेगा जो रहेगा एक्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके अंडर में पी का खुद का एक जनरल मैनेजर ऑफ पी, जनरल मैनेजर ऑफ क्यू वैसा भी रह सकता है। ठीक है, तो ये सेटअप है कंपनी का। ठीक है, अब अगर सपोज एक्स लिमिटेड डिसाइड करता है कि वो वन ऑफ द डिवीजन डिसकंटिन्यू करना चाहता है, बेचना चाहता है, ठीक है, किसी और कंपनी को, उसको डिवीजन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो फॉर एग्जांपल सपोज वो बोलता है कि क्यू डिवीजन, डिवीजन क्यू उसको नहीं चाहिए अभी। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या तो उसको लगता है कि डिवीजन क्यू वो काफ़ी एक्सपांड हो चुका है, उसको एक सेपरेट कंपनी का स्टेटस देना चाहिए, उसको एक सेपरेट प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, हम लोग दोनों डिवीजन को जस्टिस नहीं कर पा रहे, तो लोग वो केस पे डिवीजन क्यू को एक सेपरेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वन ऑफ द रीजन रह सकता है। दूसरा कि डिवीजन क्यू अगर लॉस मेकिंग है, ये लोग ने अपना बेस्ट ट्राई किया कि उसको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब एक्स कंटल गए, वो देखे नहीं मुझे डिवीजन से भी छुटकारा चाहिए, क्योंकि जब भी कंपनी का पीएनएल अकाउंट बनेगा तो उस पर डिवीजन पी का प्रॉफिट और डिवीजन क्यू का लॉस, तो इसका जो लॉस है वो प्रॉफिट को वाइप आउट करेगा, ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस बुरा दिखेगा। तो एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया कि अगर मैं डिवीजन पी से कंटिन्यू करता हूँ, क्यू लॉस मेकिंग है तो उसको बेच दो, खत्म करो उसको। ठीक है, तो वो अगर डिवीजन क्यू को किसी और कंपनी को ढूंढता है और उसको बेच देता है, ठीक है, जो कंपनी उसे ये डिवीजन क्यू के बिजनेस पे स्पेशलाइज है, तो वो केस पे बी हम लोग बोलेंगे कि एक्स लिमिटेड का डी मर्जर हुआ। ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये जो ड्यूलक्स पेंट है, ठीक है, वो कंपनी का नाम है आईसीआई इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो आईसीआई इंडिया लिमिटेड उस पर एक डिवीजन था ड्यूलक्स, जो कलर है एशियन पेंट का कॉम्पिटिटर ड्यूलक्स। दूसरा उसका एक डिवीजन था जहाँ पे लोग एडेजिव बनाते थे, फेविकॉल टाइप। ठीक है, तो पीडीलाइट जो कंपनी जो फेविकॉल बनाता है उसका कॉम्पिटिटर था, लेकिन ये लोग का जो प्रोडक्ट था वो इंडस्ट्रियल एडेजिव था। ठीक है, एक डिवीजन था जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स का था। तो ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस थे। अब वो जो आईसीआई इंडिया लिमिटेड है ना, उसका डीमर्जर हुआ, तो ड्यूलक्स पेंट को वो लोग ने एक अलग कंपनी उस पर कन्वर्ट कर लिया। जो एडेजिव डिवीजन था फेविकॉल टाइप गम का डिवीजन, उसको वो लोग ने दूसरी कंपनी को बेच दिया, एक्सो नोबेल करके कंपनी है उसको बेच दिया। ठीक है, और जो केमिकल डिवीजन था वो केमिकल डिवीजन एक और कंपनी को बेचा। ठीक है, तो ऐसे करके जो मेन कंपनी थी पेरेंट कंपनी आईसीआई इंडिया लिमिटेड, उसका डीमर्जर हुआ और वो अलग अलग कंपनी में कन्वर्ट हो गई।
ठीक है, सिर्फ एक ही बिजनेस उसे अपने पास रखा, बाकी का बिजनेसेस अलग अलग कंपनीज को बेच दी। तो वो केस होना बोलेगा कि आईसीआई इंडिया लिमिटेड का डीमर्जर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन क्यू सपोज एक्स लिमिटेड बेच देता है तो उन्होंने बोलेगा कि एक्स का डीमर्जर है। तो सपोज डिवीजन क्यू इज ट्रांसफर्ड बाय एक्स लिमिटेड, ये केस पे वी कैन से एक्स लिमिटेड इज डीमर्ज। एक्स लिमिटेड को हम लोग बोलेंगे सेलिंग कंपनी। और जो कंपनी ने डिवीजन क्यू को टेक ओवर किया, दैट कंपनी विल बी नोन एज ट्रांसफरी कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, ये तुम लोग को टैक्स में ये सब आया रहेगा, इनकम टैक्स में, कि वो ब्लॉक ऑफ असेट वगैरह रहेगा तो उसमें जो ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी उसको ब्लॉक ऑफ असेट कैसे मिलेगा, कैपिटल गेन में भी ये पॉइंट आया रहेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी आया रहेगा। ठीक है, तो वही सेम पॉइंट यहाँ पे भी है। ओके, अभी सिचुएशन क्या रह सकता है? सिचुएशंस, डिवीजन क्यू is converted into new company Q लिमिटेड। सपोज ये पहला सिचुएशन है कि डिवीजन क्यू वो एक नए कंपनी में कन्वर्ट होगा जिसका नाम रखा है क्यू लिमिटेड। और दूसरा सिचुएशन कि डिवीजन क्यू इज सोल्ड टू सम अदर कंपनी, सपोज वाई लिमिटेड। तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है वाई लिमिटेड करके, उसको डिवीजन क्यू को बेच दिया। वाई लिमिटेड और एक्स का कोई कनेक्शन नहीं है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ कि क्यू डिवीजन को वो लोग ने बेच दिया। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन आ सकता है कि क्यू या तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी में कन्वर्ट हुआ क्यू लिमिटेड करके, या तो वो वाई लिमिटेड को बेच दिया। इन बोथ दी केसेस क्यू लिमिटेड और वाई लिमिटेड इज अ रिजल्टिंग कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, क्यू को एक नाम है और जिसे बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। वाई को रिजल्टिंग कंपनी नहीं बोल सकते, तो क्यू इज आइदर ट्रांसफरी कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी यानी कि वो न्यू कंपनी बना, वाई तो एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो वाई को सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी करके बोलेगा। ओके, तो ये सिचुएशन है डीमर्जर का। अभी हम लोग को इस पे अकाउंटिंग सीखना है कि एक्स लिमिटेड के बुक में अकाउंटिंग कैसे होगा। डिवीजन पी क्यू का अकाउंटिंग होता नहीं है, वो कंपनीज नहीं है, वो डिविजन है। तो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ही होगा। और दूसरा अकाउंटिंग होगा इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी यहाँ पे आएगा क्यू और वाई, दोनों में से एक जो भी है वो परचेसिंग कंपनी है। ठीक है, सिचुएशन ऐसा रहेगा कि एन ए ऑफ डिवीजन क्यू will be transferred, PC will be paid by Q Limited or Y Limited to A Limited, सॉरी X Limited। वो X को PC इश्यू करेगा, क्योंकि सेलर यहाँ पे कौन है, तो सेलर X Limited है, तो X Limited को PC मिलेगा। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो डिफरेंस वगैरह आएगा, डिफरेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ Q लिमिटेड और Y लिमिटेड। परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग करते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को डिफरेंस वगैरह निकालना है कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में आएगा अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड
और वाई लिमिटेड। जो भी परचेजर है उसकी बुक का अकाउंटिंग और एक सेलर की बुक का अकाउंटिंग, तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले लेते हैं एनए। एनए में हम लोग लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ assets and liabilities of only division Q, एक दोनों को, ठीक है। अगर डिवीजन P का फेयर वैल्यू दिया तो भी वो कंसिडर मत करो, क्योंकि डिवीजन P हमने बेचा नहीं है, हमने से डिवीजन Q बेचा है। NAP से डिफरेंस परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, तो उसे Q क्या क्या से टेक ओवर किया उसका फेयर वैल्यू का लिस्ट उसे ना बोलेंगे एन। सेकेंड, PC will be given in the sum which will be ideally received by X लिमिटेड। तो Q या Y लिमिटेड वो PC कैसे पे करेगा, कितना अमाउंट पे करेगा, ये सम बताएगा, ये हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। सम खुद इन्फॉर्म करेगा। अगर नहीं बताया तो NA इक्वल टू PC, जो अपना रेगुलर रूल है वो अप्लाई होगा। तो ये PC इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ Q लिमिटेड एंड Y लिमिटेड, जो भी केस है उसके हिसाब से Q या Y वो शेयर इश्यू करेगा, ठीक है, टू डिस्चार्ज PC, जो मिलेगा X लिमिटेड को। लेकिन इस पे आगे चल के एक ट्विस्ट आएगा जो अकाउंटिंग एंट्री के टाइम पे मैं बताता हूँ। थर्ड आएगा डिफरेंस, इसमें नो चेंज, जैसे रेगुलर वर्किंग करते हैं वैसे ही NA माइनस PC इक्वल टू डिफरेंस, वैसे ही पास करना। अभी नेक्स्ट आएगा एंट्रीज इन X लिमिटेड, दैट इज डीमर्ज्ड कंपनी, और सिंपल वर्जन बोला तो सेलिंग कंपनी। रेगुलर सेलिंग कंपनी और ये सेलिंग कंपनी में डिफरेंस है। रेगुलर सेलिंग कंपनी में X लिमिटेड पूरा का पूरा बिजनेस ही बेच देता है और वो कंपनी बंद हो जाता है। यहाँ पे X लिमिटेड बंद नहीं होगा, वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू करेगा विद डिवीजन P। उसके पास एक डिवीजन बाकी है, P को लेके वो अपने बिजनेस को रन करेगा। यहाँ पे X लिमिटेड बंद नहीं होगा। अगर X लिमिटेड बंद नहीं हो रहा है तो जो रेगुलर अपन अकाउंटिंग करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी, शेयर होल्डर्स अकाउंट वगैरह, वैसे अकाउंटिंग नहीं होता है। अगर दोनों को इंटर का पार्टनरशिप अकाउंट से याद रहेगा तो उस पर जब ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसका एंट्रीज हम लोग पास कर रहे थे, तो हम लोग अकाउंट बना रहे थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जब भी हम लोग डिसोल्यूशन का एंट्रीज पास कर रहे थे, ठीक है, तभी हम लोग बना रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज करना यानी कि बेचना, हम लोग अभी बिजनेस को नहीं बेच रहे, कुछ असेट्स को बेच रहे, तो रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ तब भी आता है जब ये बिजनेस बंद होता है। तो X लिमिटेड बंद नहीं हो रहा है, तो उसके बुक में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट की जगह पे, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम लोग पास कर रहे थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्रीज पास करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा। सिंस X लिमिटेड will continue its business with division P, realization account will not be prepared. Instead, we'll prepare revaluation account to give effect for revaluation of assets and liabilities transfer, ठीक है। तो इसका अकाउंटिंग पूरा चेंज है। जो हमने पहले सीखा कि क्लोजिंग कंपनी के बुक में कैसे एंट्री पास करना है, रियलाइजेशन, इक्विटी शोल्डर वगैरह, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अकाउंटिंग पूरा अलग है। तो अभी यहाँ पे कुछ स्टेप्स आएगा। स्टेप नंबर 1, revaluation of assets and liabilities of division
Q transferred. Step number 2, transfer of NA of division Q at fair value. Step number 3, receive PC from purchasing company and any balance in purchasing company account will be transferred to revaluation account. ये अब भी नहीं समझेगा, ये बाद में समझेगा. Step number 4, transfer PC to equity shareholder of X Limited without consideration if given in the same. ये एक नया पार्ट है जो तुम लोग को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. नंबर 5, revaluation profit or loss will be adjusted against reserves यानी कि अदर इक्विटी. ये 5 स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. पूरा टोटली नया अकाउंटिंग है, तो वन बाय वन अभी स्टेप लेते हैं. स्टेप नंबर 1, जो असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों को ट्रांसफर करना है डिवीजन क्यू का, उसको रीवैल्यू करो एट फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू सब में अगर दिया रहेगा तो यूज़ करना है, नहीं दिया तो इग्नोर करना है. ठीक है, अगर फेयर वैल्यू नहीं दिया तो ये स्टेप आएगा ही नहीं. फेयर वैल्यू दिया तो उनको उसको रीवैल्यू करना पड़ेगा. तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू ऑफ डिवीजन क्यू ट्रांसफर. सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जो एक नॉमिनल अकाउंट है. ठीक है, तो रूल ये आएगा कि डेबिट लॉसेस एंड क्रेडिट गेन्स. लॉस कभी होगा, गेन कभी होगा अगर असेट इंक्रीज हो रहा है. तो मुझे बताओ लॉस होगा कि गेन होगा? गेन. गेन. तो तुम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट. क्रेडिट. क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है. सिमिलरली अगर असेट्स डिक्रीज हुआ तो क्या हो रहा है? लॉस. लॉस. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. डेबिट. अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ, लॉस. लॉस. रीवैल्यूएशन डेबिट. एंड लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, गेन. क्रेडिट. गेन. रीवैल्यूएशन क्रेडिट. ठीक है, तो ये रूल फॉलो करके तुम लोग को एंट्रीज पास करना है. ये अपना जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. अभी एंट्रीज क्या क्या आएगा? पहला, इंक्रीज इन असेट्स,
चलो पहला एंट्री इंक्रीज इन असेट, एंट्री आएगा असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेरे को रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में सोचना है कि रिवैल्यूएशन डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो अगर असेट बढ़ा तो गेन है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो डेबिट किसको दोगे? तो जो असेट बढ़ा उसका नाम लिख दो। जैसे अगर मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो एंट्री बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ ओनली इंक्रीज्ड पार्ट, जितना अमाउंट बढ़ा वो अमाउंट का एंट्री तुम्हें को पास करना है। सेकेंड, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन असेट, अगर असेट डिक्रीज हुआ तो एग्जैक्टली रिवर्स एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो जो कंसर्न असेट है उसका नाम लिख दो। नंबर 3, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो वो लाइबिलिटी का नाम। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ एग्जैक्टली रिवर्स एंट्री, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, कुछ और एंट्रीज बाकी है। वो एंट्रीज पास करने करने सिर्फ लास्ट है, जब भी अपन यहाँ पे आएंगे लास्ट स्टेप नंबर 5 तब भी रिवैल्यूएशन को क्लोज करेगा, क्योंकि आगे के कुछ और स्टेप्स है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। चलो अभी यहाँ पे हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, हमने असेट्स एंड लायबिलिटीज को सिर्फ रीवैल्यू किया है। अभी तक हमने वो असेट और लायबिलिटी को दूसरी कंपनी को दिया नहीं है। तो जो सेकंड स्टेप है वहाँ पे हम दूसरी कंपनी को असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम लोग असेट्स ट्रांसफर करके बुक वैल्यू सॉरी फेयर वैल्यू, एंट्री आएगा परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। असेट गोज आउट है, अपने पास से असेट जा रहा है, उसको क्रिएट करोगे। या तो ऑलरेडी तुमने उसको रीवैल्यू कर दिया, ये फेयर वैल्यू पे आ चुका है, तो वो फेयर वैल्यू वाला असेट ट्रांसफर करो, तो वो गोज आउट है। और रिसीवर है परचेजिंग कंपनी। ठीक है, फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, liability is transferred at fair value, entry exactly reverse, liabilities account debit to
परचेजिंग कंपनी अकाउंट, अगर तुम लोग ध्यान से सोचो तो ये तुम लोग का एन हो गया, असेट दे दिया, लाइबिलिटीज दे दिया, तो परचेजिंग कंपनी के अकाउंट में जो बैलेंस बाकी रहेगा दैट विल बी इक्वल टू एन ए, फेयर वैल्यू पे ही है ना दोनों, तो ये एन ए का अमाउंट यहाँ पे परचेसिंग कंपनी के अकाउंट में बाकी रहेगा। अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, जितना असेट रहेगा उतना लाइबिलिटी नहीं रहेगा। नॉर्मली असेट ज़्यादा रहता है, लाइबिलिटी कम रहता है, तो परचेसिंग कंपनी में डेबिट बैलेंस है, ठीक है, डेबिट बैलेंस है। ये मैं नेक्स्ट स्टेप में ये पॉइंट आने वाला है, इसके लिए मैं अभी से उसका बेस बना के रखता हूँ कि परचेसिंग कंपनी का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, ये कट नहीं हुआ है, क्योंकि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, असेट नॉर्मली ज़्यादा रहता है, लाइबिलिटी कम रहता है, तो डेबिट बैलेंस परचेसिंग कंपनी अकाउंट में बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने असेट्स एंड लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 2 ये खत्म हो गया। स्टेप नंबर 3, receive PC from purchasing company and any balance in purchasing company's account will be transferred to revaluation account। तो हमने ये जो असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया, तो हमने यहाँ पे लिखा परचेजिंग टू असेट, लाइबिलिटी टू परचेजिंग, ठीक है। तो असेट और लाइबिलिटी दिया, लेकिन अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला है, तो वो हम लोग को स्टेप नंबर 3 में पीसी रिसीव करेगा, ठीक है। एंट्री आएगा, इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। जनरली वो लोग इक्विटी शेयर ही पे करते हैं, अगर कैश वगैरह कुछ बोला, प्रेफरेंस शेयर, कैश वगैरह, तो वो सब भी रिसीव करो, वो सबको भी डेबिट करो, जनरली इक्विटी शेयर ही रहते हैं। तो परचेजिंग कंपनीज अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आएगा अमाउंट ऑफ पीसी, ये दो एंट्री में एनए रिकॉर्ड हुआ, ये वाला एंट्री में पीसी रिकॉर्ड हुआ। अगर एनए इक्वल टू पीसी नहीं है तो परचेजिंग कंपनी का अकाउंट क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बनाता हूँ, तो पहले वाले एंट्री में परचेजिंग कंपनी टू असेट्स है, टू असेट्स, एज्यूम करो 10 रुपीज़ का असेट मैंने दिया। दूसरे एंट्री में परचेज लाइबिलिटी टू परचेजिंग कंपनी है, तो यहाँ पे आएगा बाय लाइबिलिटीज, एज्यूम करो 3 रुपये का लाइबिलिटी दिया, यानी कि एन ए आएगा 7 रुपये, ठीक है, एन ए आएगा 7 रुपये। ये दो एंट्रीज का मैंने इफेक्ट दे दिया, ये 10 रुपये का एंट्री सोचा, ये 3 रुपये का सोचा, अब मुझे पीसी मिलेगा, तो एंट्री आ रहा है इक्विटी शेयर इन परचेजिंग टू परचेजिंग, तो परचेजिंग क्रेडिट बाय इक्विटी शेयर इन परचेजिंग। सपोज वो पीसी दे रहा है, रिज्यूम करो 8 रुपये का, तो उसने असेट टेक ओवर किया 7 का, पीसी दिया 8 का, तो जब भी तुम लोग अकाउंट को क्लोज करोगे, दोनों को 1 रुपये का डिफरेंस आएगा, ये बैलेंस से फिगर 1 रुपया, ये तुम लोग के लिए गेन है, सेलर के लिए गेन है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 रुपये का असेट दिया, 8 रुपया मिला, तो 1 रुपये का गेन हुआ सेलर को, ये तुम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अपोजिट भी हो सकता है, अगर 8 रुपये की जगह पे सपोज 6 रुपया ही लिया उसने, तो 1 रुपये का लॉस होगा, इस तरफ आएगा, तो आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, दो में से एक होगा, आइदर गेन और लॉस। अगर एन ए इक्वल टू पी सी है तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा,
ये समझ में आया क्या सभी को? Yes, sir. यस सर। तो हम लोग ये वाला एंट्री कवर करें, जो ₹1 डिफरेंस आया उसका एंट्री हम लोग कवर करें। तो डिफरेंस या तो डेबिट साइड में आएगा या तो क्रेडिट साइड में आएगा, दो में से एक जगह पे डिफरेंस आ सकता है। तो नंबर 2, बैलेंस इन परचेजिंग कंपनीज अकाउंट will be transferred to revaluation account. एंट्री आएगा revaluation account डेबिट टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट और परचेजिंग कंपनी अकाउंट टू revaluation अकाउंट। दो में से एक एंट्री आएगा, बैलेंस कहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे स्टेप नंबर 3 अपना खत्म हो गया। परचेसिंग कंपनी का अकाउंट ये एंट्री के बाद में फाइनली क्लोज हो जाएगा। अभी स्टेप नंबर 4, ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब ये स्टेप क्या है, थोड़ा ट्राई करो समझने को। ये एंट्री में हमने पी से रिसीव किया, ठीक है। हमने एंट्री लिखा है इक्विटी शेयरिंग परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग कंपनी। ये जो इक्विटी शेयरिंग परचेसिंग कंपनी अकाउंट है ये अपने लिए इन्वेस्टमेंट बन रहा है, ये अपने लिए इन्वेस्टमेंट है। अपने लिए उससे मेरा मीनिंग है परचेजिंग सेलिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्रीज इन सेलिंग कंपनी, ठीक है। एक्स लिमिटेड उसके बुक में ये एंट्रीज है। तो एक्स लिमिटेड के लिए ये जो शेयर्स मिला है ये है इन्वेस्टमेंट एक्स के लिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो शेयर्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पीसी वो एक्स अपने पास नहीं रखता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक्स अपने शेयर होल्डर्स को वो फ्री में वो इन्वेस्टमेंट को बांट देता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है टू शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो वाला एंट्री हम लोग को यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एक्स करेगा क्यों, तो जस्ट मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कवर करने को ट्राई करता हूँ कि एक्स लिमिटेड है, उसने अपना डिवीजन क्यू बेचा, सोल्ड किया। सपोज टू एक नया कंपनी है क्यू लिमिटेड, उसको बेच दिया। अब क्यू लिमिटेड ने ये असेट खरीदने के लिए पीसी पे किया। पीसी में क्या दिया, तो उसके खुद के कंपनी का शेयर्स दिया जो पहले एक्स को मिला। अब एक्स क्या कर रहा है, वो जो शेयर्स है वो अपने पास नहीं रख रहा है, वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके पास से असेट चला गया, ठीक है। सामने उसको जो पीसी मिला वो पीसी भी उसे अपने पास नहीं रखा, वो भी अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसको तो लॉस हो गया ना। असेट दिया तो सामने कुछ पैसा मिला, पैसा यानी कि शेयर्स वगैरह मिला, और वो शेयर्स भी फ्री में अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया, शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो इसके पास से असेट भी चला गया, पीसी भी चला गया, एक्स को तो लॉस हो गया। तो एक्स ऐसा क्यों करेगा, ये क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल में, ऐसा क्यों हो सकता है। अगर इसको प्रॉपरली सोचे तो कभी कभार ऐसा होता है। ये कैसे होता है मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज डिवीजन क्यू लॉस पैकिंग था, एक्स लिमिटेड को डिवीजन क्यू से छुटकारा चाहिए था। बोलते कि इसका लॉस हमारे ओवरऑल पीएनएल को अफेक्ट करता है, हम लोग को ये डिवीजन नहीं चाहिए।
उसको ये डिवीजन से छुटकारा चाहिए। तो उसे शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाया और शेयर होल्डर्स को बोला कि हम लोग डिवीजन क्यू को बेच देते किसी और कंपनी को, या तो क्यू लिमिटेड को या तो वाई लिमिटेड को, किसी को भी बेच देते, डिवीजन एक्स से निकाल देना। ठीक है, तो शेयर होल्डर एग्री नहीं हो रहे थे। शेयर होल्डर बोलते कि नहीं असेट है तो क्यों बेच रहे हो, मत बेचो। अब ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझ में आता है कि क्यू का जो लॉस है वो अपने पी एन एल अकाउंट को अफेक्ट करता है। शेयर होल्डर को सिर्फ असेट दिखता है, प्रॉपर्टीज दिखता है। तो शेयर होल्डर मना कर रहे हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टीज को मत बेचो, असेट को मत बेचो। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या बोला शेयर होल्डर्स को कि ठीक है, तुम लोग को लगता है कि तुम लोग का असेट तुम लोग के पास से जा रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो शेयर्स मिलेगा फ्रॉम क्यू लिमिटेड वो एक्स अपने पास नहीं रखेगा, वो तुम लोग को दे देगा। तो डिवीजन क्यू के असेट किसको मिले, वो मिले क्यू लिमिटेड को। और क्यू लिमिटेड के ऑनर कौन है, तो वो अभी एक्स के शेयर होल्डर हो गए। तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर के पास अभी भी ये असेट बाकी रहा इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डिंग इन क्यू लिमिटेड। ठीक है, मैं लास्ट वाला पार्ट वापस रिपीट करता हूँ। पहले डिवीजन क्यू के असेट क्यू लिमिटेड के पास गए, तभी डिवीजन क्यू के असेट का ऑनर कौन रहा, तो क्यू लिमिटेड रहा। और क्यू लिमिटेड का ऑनर कौन, तो क्यू लिमिटेड ने जो शेयर इश्यू किया वो एक्स को दिया, और एक्स ने किसको दिया, अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो ऑटोमेटिकली एक्स के शेयर होल्डर वो क्यू के भी ऑनर बन गए, और क्यू लिमिटेड के पास ही डिवीजन क्यू के असेट्स है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो असेट का ऑनर कौन हुआ, तो शेयर होल्डर्स ही हो गए। कुछ समझ में आया ट्रांजैक्शन एवरीवन? यस सर। तो शेयर होल्डर्स को मनाने के लिए ये लोग को जो पीसी मिलेगा वो अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। अगर तुम प्योरली एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो ये ट्रांजैक्शन में एक्स को पूरा लॉस हुआ है, लेकिन एक्स वो लॉस बायर करने को रेडी हो जाएगा। बोलेगा कि अगर मुझे वन टाइम लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा आगे के हर साल का पीएनएल वो क्यू के लॉस से फ्री हो गया। ठीक है, तो वो एक्स लिमिटेड वो लॉस को, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ, इसको भी सफ़र करने को रेडी हो जाएगा। एवरीवन बोलो, कुछ समझ में आया? बोलो बोलो, जो डाउट्स वगैरह रहेगा पूछो। सर एक्स को कैसे लॉस हो गया? एक्स ने अपना असेट ये कंपनी को दे दिया, तो असेट चला गया, बराबर। हाँ सामने हाँ सर। पीसी मिला, वो पीसी उसने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो एक्स के बुक में नेट इफेक्ट क्या हुआ, उसके बैलेंस शीट से असेट चला गया है, सामने आया कुछ भी नहीं है, उसको नहीं मिला ना कुछ, क्योंकि जो पीसी मिला वो एक्स ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो हाँ एक्स सर, को उसके कुछ शेयर नहीं मिला, होल्डर्स, हाँ उसके शेयर होल्डर्स हो गया। ओके। तो एक्स को लॉस हो गया। असेट गया, वो फ्री में गया, पैसा कुछ नहीं मिला। बाकी लोग तुम भी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डाउट रहेगा तो बोलो। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। अरे ऐसा नहीं हो सकता है क्या कभी कि अक्वायरिंग कंपनी को कुछ सिनर्जीज का बेनिफिट मिल रहा है तो एक्स को प्रॉफिट भी होता है? तो वो एक्वायरिंग कंपनी को सिनर्जी मिलेगा ना, एक्स को कैसे उसका बेनिफिट होगा? नहीं, परचेज कंसिडरेशन। नहीं, पीसी के फॉर्म में वो जितना भी पीसी देगा उसका डिफरेंस तो ऑलरेडी अपन यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एनए माइनस पीसी वाला गेन या लॉस हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम जो लॉस की बात कर रहे हैं, जो पीसी मिला उसने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में दे दिया, वो लॉस की बात कर रहे हैं। एनए माइनस पीसी वाले लॉस की बात नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर है।
ओके, तो अभी इसका एंट्री कैसे आएगा देखो। हम लोग को ये एंट्री में, ये वाला एंट्री में किधर गया, हाँ ये वाला एंट्री में हम लोग को पीसी रिसीव हुआ था जो हमने रखा था इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। ये अपने लिए इन्वेस्टमेंट है जो कम सीन है, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट हम लोग हमारे शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट गोज आउट है, ठीक है। तो मैं क्रिएट करूंगा टू इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी, ये मेरे लिए गोज आउट है, गोज आउट फॉर एक्स लिमिटेड। डेबिट क्या करूं ये सोच के बताओ मुझे। इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, अब जो रेगुलर समय ना उसमें हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी होल्डर अकाउंट वगैरह बनाते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, इक्विटी होल्डर अकाउंट बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक्स लिमिटेड बंद नहीं हो रहा है। अगर वो बंद नहीं हो रहा है तो उसका इक्विटी शेयर कैपिटल डी मर्जर के बाद में भी लायबिलिटी में कंटिन्यू करेगा ना। कंपनी बंद थोड़ी हुआ एक्स लिमिटेड, वो कंटिन्यू हो रहा है ना दूसरा डिवीजन पी डिवीजन के साथ, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड का जब बैलेंस शीट बनाओगे डी मर्जर के बाद का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी में फिर भी शो करेगा, वो कंपनी बंद नहीं हुआ है। तो तुम लोग इक्विटी होल्डर अकाउंट यहाँ पे लिख नहीं सकते। ये हम लोग फ्री में दे रहे हैं, एक्स लिमिटेड को लॉस हो रहा है, तो डेबिट क्या करें? रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, रीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, सॉरी रिवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। लॉस फॉर ट्रांसफर ऑफ पीसी टू शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड विदाउट कंसिडरेशन, उस पर लॉस हुआ है और ये लॉस को ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। आया क्या समझ में एवरीवन? अपने पास नॉमिनल अकाउंट के नाम पे एक ही अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करेगा। एवरीवन एंट्री का लॉजिक समझा? यस सर। बट सर फाइनल ओनरशिप का शेयर्स कैसे जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास? ये जो शेयर्स है ना, ये क्यू लिमिटेड का शेयर्स है जो अपन अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर रहे कि हम लोग बोले कि सही एक्स का शेयर लिया और क्यू का शेयर दिया, एक्स का शेयर अभी भी उनके पास रहेगा, प्लस हम लोग को क्यू का भी शेयर दे रहे हैं। ओके, तो फिर ओनरशिप इसमें ही आएगा खाली क्यू लिमिटेड? हाँ नहीं, एक्स और क्यू दोनों में आएगा। अब जस्ट एक एग्जांपल ले कि अगर सपोज तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर होल्डर, ठीक है, सपोज तेरे पास 5 शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑनर है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का डीमर्जर हुआ, सपोज मुकेश अंबानी अनिल अंबानी 2 ग्रुप में वो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो मुकेश अंबानी के पास रहा, अनिल अंबानी ग्रुप ने पीसी पे किया रिलायंस इंडस्ट्रीज को, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वो शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। तभी सोच के बता, तेरे पास किसका शेयर था ओरिजिनली? रिलायंस इंडस्ट्रीज का। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का वन ऑफ द सेगमेंट ऑफ असेट वो अनिल अंबानी ग्रुप लेके गया, तो अभी भी तेरे पास रिलायंस का शेयर है ही, बराबर। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बंद नहीं हुआ, वो कंटिन्यू कर रहा है, जिसको हेड कर रहा है मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी से जो शेयर्स मिला वो रिलायंस से अपने पास नहीं रखा, वो शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो तुझे भी उसका शेयर्स मिलेगा अनिल अंबानी ग्रुप का। तो तू 2 कंपनी का शेयर होल्डर बन गया।
एक मुकेश अंबानी ग्रुप का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका तो पहले से था, प्लस अनिल अंबानी ग्रुप का शेयर होल्डर तो ऑटोमेटिकली बन गया। समझ में आया? यस यस। रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसमें क्या हुआ, उसके पास से असेट अनिल अंबानी लेके चला गया, ठीक है। अनिल अंबानी ने उसका अमाउंट पे किया इन द फॉर्म ऑफ पीसी, और वो पीसी तुम लोग लेके चले गए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉस हो गया, ठीक है। वो लॉस को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके। उसके शेयर होल्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम लोग पहले भी रिलायंस के ऑनर थे, अभी भी रिलायंस के ऑनर हो। उसने तुम लोग का शेयर कैंसिल वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो जो शेयर तुम लोग के पास था वो अभी भी तुम लोग के पास ही है, प्लस तुम लोग को अनिल अंबानी का और शेयर मिला। तो मुकेश अंबानी ग्रुप के लिए शेयर होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है। उसका इक्विटी शेयर कैपिटल जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। ओके, समझा? यस सर। इसके लिए हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट नहीं करते। अगर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट किया मीन्स हम लोग उसको पैसा दे रहे और उसका शेयर कैंसिल कर रहे। यहाँ पे तुम लोग का शेयर कैंसिल नहीं हो रहा है, तुम लोग को अभी भी रिलायंस का शेयर तुम लोग के पास ही रखा है, जस्ट अनिल अंबानी का शेयर और तुम लोग को दे रहे। ओके, ठीक है, ओके। अब ये ट्रांजैक्शन का एंट्री तुम लोग कभी पास करोगे ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिंट विल बी गिवन in the sum regarding above transaction। हिंट क्या रहेगा, मैं वर्डिंग बनाता हूँ। एडजस्टमेंट में कुछ एडप से लिखा रहेगा कि जैसे क्यू लिमिटेड विल डिस्चार्ज पीसी बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ₹10 each at ₹15 to shareholders of X Limited। वर्ड क्या रहेगा? टू द शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड। वो एक्स लिमिटेड को शेयर इश्यू नहीं कर रहा है, वो शेयर किसको इश्यू कर रहा है? एक्स के शेयर होल्डर्स को। दोनों में डिफरेंस है। टू द शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड। एवरीवन ये पॉइंट ध्यान में रखना है, कहीं पे लिखा नहीं रहेगा कि एक्स को जो शेयर मिला वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा है। सिर्फ ये एक लाइन लिखा रहेगा, उस पर बोलेगा कि जो परचेसिंग कंपनी है दे विल इश्यू शेयर्स टू द शेयर होल्डर ऑफ एक्स। तो ये लाइन से तुमको पकड़ना है कि एक्स को पीसी नहीं मिल रहा है, उसके शेयर होल्डर्स को पीसी मिल रहा है, तो तुमको ये वाला एंट्री कवर करना पड़ेगा। पता चला? और कोई हिंट यहाँ पे रहेगा नहीं। ओके, यस सर। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे वर्ड में थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं लिखूँ कि क्यू लिमिटेड विल डिस्चार्ज पीसी बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू एक्स लिमिटेड, तो मुझे बताओ ये एंट्री आएगा क्या? नहीं। टू एक्स लिमिटेड बोला तो ये वाला एंट्री नहीं आएगा। नहीं तो वो आए। पीसी किसको मिलेगा? वो एक्स को ही मिलेगा। एक्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट है जो उसके असेट में जाएगा। तो जो नया बैलेंस शीट बनाओगे उस पर तुम लोग को एक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में वो असेट में वो शेयर्स बताना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के हेडिंग के अंदर। लेकिन अगर वर्ड बोला है टू शेयर होल्डर ऑफ एक्स, तो तुम लोग को ये एंट्री लिखना है, और इन्वेस्टमेंट एक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि उसको जो भी इन्वेस्टमेंट मिला था वो उसने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। समझा क्या एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, ये मस्त ट्रांजैक्शन है, एकदम छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से तुम लोग को सम रीड करना पड़ता है। अभी लास्ट स्टेप,
सभी ट्रांजेक्शन्स कवर कर लिया है, तूने बिजनेस को बेच दिया, पीसी मिला, या तो अपने पास रखा या तो अपने शेयरहोल्डर्स को दे दिया, सब ट्रांजेक्शन हो गया। अभी फाइनली तूने रिवैल्यूएशन अकाउंट जो एक नॉमिनल अकाउंट है वो रिवैल्यूएशन क्लोज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा और उसको तुमको एडजस्ट करना है। यहाँ पे कंपनी बंद नहीं हो रहा है, तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाया नहीं है जैसे रेगुलर अकाउंटिंग में हो रहा था कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दो बना रहे थे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर में जा रहा था। यहाँ पे कंपनी बंद नहीं हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट होगा उसका करोगे क्या? तो दो पॉसिबिलिटी है। पहला, इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो ये जो प्रॉफिट है ये रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। रेगुलर बिजनेस परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस से प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो ये कैपिटल प्रॉफिट गिना जाएगा, ठीक है। इसको तुम ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, तो तुम एंट्री पास करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसका एक और अल्टरनेटिव है, तुम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हो। रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कैपिटल प्रॉफिट ही गिना जाता है, तो इधर कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर करो यानी कि कैपिटल रिजर्व में, या तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करो। जनरली कैपिटल रिजर्व को प्रीफर करने का, रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखने का नहीं। लेकिन अगर तुम लोग पास्ट पेपर कुछ देख रहे हो और उसमें सम आया तो मे बी पॉसिबल ने रिवैल्यूएशन रिजर्व में भी ट्रांसफर किया रह सकता है, तो इसके लिए मैंने बता के रखा कि रिवैल्यूएशन रिजर्व भी चलता है। अगर लॉस हुआ, ठीक है, तो तुम लोग वो लॉस को अदर इक्विटी के सामने एडजस्ट करोगे। ठीक है, अदर इक्विटी यानी कि रिजर्व्स। तो अगर लॉस हुआ तो वो रिजर्व के सामने नॉक ऑफ हो जाएगा, तो होगा क्या, अदर रिजर्व का बैलेंस कम हो जाएगा। ये लॉस को तूने अदर रिजर्व के सामने राइट ऑफ कर दिया, तो अदर इक्विटी का अमाउंट, अदर इक्विटी यानी कि अदर रिजर्व यानी कि रिजर्व का अमाउंट दोनों का कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का फाइनली रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया और वो तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया आइदर अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व और अदर इक्विटी, ठीक है। तुम लोग का एंट्रीज इन सेलिंग कंपनी यहाँ पे खत्म। समझ में आया ना सभी को? पूरा एंट्रीज चेंज हो गया है। रेगुलर जो एंट्रीज अपन पास करते हैं वो कोई भी एंट्री नहीं है, सब भी एंट्रीज नहीं है। अभी इन द बुक्स ऑफ क्यू लिमिटेड और वाई लिमिटेड एंट्रीज क्या आएगा? परचेसिंग कंपनी के बुक्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे रेगुलर एंट्रीज पास करते वैसे ही है। पहला, फॉर टेक ओवर अ बिजनेस, एंट्री आएगा असेट्स अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली फ्रॉम एनए तुम लोग लोगे, फेयर वैल्यू फ्रॉम एनए, ठीक है। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सॉरी टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ये तुम लोग का एनए कवर करेगा। टू कंसिडरेशन अकाउंट, ये तुम लोग का पीसी कवर करेगा और तुम लोग को डिफरेंस मिलेगा आइदर गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये तुम लोग का पीसी डिफरेंस। रेगुलर जैसे एंट्री पास करते वैसे ये कुछ नया नहीं है। सेकेंड एंट्री में तुम लोग पीसी पे करोगे, कंसिडरेशन डिस्चार्ज,
कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ तो बस इतना ही एंट्रीज आएगा। अगर क्यू लिमिटेड नया कंपनी है, ठीक है, तो इंटर कंपनी डेटा क्रेडिटर वगैरह क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि क्यू नया कंपनी तो उसका बैलेंस शीट पूरा खाली था, जीरो था, जो भी एसेट आया वही पहली बार बैलेंस शीट में आएगा। अगर वाई लिमिटेड है तो वो एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो उस पर इंटर कंपनी डेटा क्रेडिटर वगैरह आता है, लेकिन नॉर्मली डी मर्जर में वो लोग ये ट्रांजेक्शन देते नहीं है। अगर दिया तो जो पहले एंट्री सीखा है वैसे ही पास करना है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, तो बेसिकली ये 2 एंट्रीज ही पास होता है। ये सब में एक नया पॉइंट ये आएगा कि तुम लोग को बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज वेल एज क्यू लिमिटेड और वाई लिमिटेड 2 बैलेंस शीट आएगा। एक्स का भी बैलेंस शीट आएगा क्योंकि एक्स बंद नहीं हुआ है, वो अपने डिवीजन पी के साथ बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, तो एक्स का भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और न्यू कंपनी का भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो 2 बैलेंस शीट तुम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। या तो तुम लोग एक ही फॉर्मेट में 2 कॉलमनर बना सकते हो अगर पॉसिबल रहेगा तो, लेकिन असेट्स और लायबिलिटीज बहुत डिफरेंट है, ठीक है, तो वो केस पे तुम लोग को 2 अलग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, सम लेंदी हो जाएगा, क्योंकि सेलर का एंट्रीज यहाँ पे बहुत लेंदी है और ऊपर से 2 बैलेंस शीट, तो लोग कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन पूछेंगे जहाँ पे काम कम हो जाए। एनएपीसी डिफरेंस के बाद में डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने को बोल सकते हो, या तो सिर्फ सेलर का एंट्रीज बोलेंगे और एक कंपनी का बैलेंस शीट बोलेंगे, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन हम लोग क्रिएट करने को ट्राई करेंगे जहाँ पे कम टाइम में सम हो पाए। तो यहाँ पे फाइनली अपना बेसिक्स डीमर्जर का खत्म हुआ। एक ही सब मैंने इंक्लूड किया जो मॉडल में दिया हुआ था, मॉडल में भी एक ही सम दिया है।